नमस्कार। प्रोग्राम नमस्ते यूपी में आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल। और दर्शकों, अपनी सकारात्मक सोच को और मजबूत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हमारा आज का सुविचार। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बिल्कुल सही बात कही है। जितने आप अनुभव लेते हैं वक्त के साथ साथ आप जो है ज़िंदगी से सीख लेते जाते हैं और अपने अंदर उसको आत्मसात करते जाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हो, जैसा कि जानते हैं आप सभी के हम एक विषय लेकर आते हैं जिस पर आधारित रहती है हमारी आज की चर्चा। तो आज क्या विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला है। नए समय के साथ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, क्रांतिकारी चेंजेस जो हैं वो उसमें आ रहे हैं शिक्षा में। और उसके साथ साथ जो शिक्षक की भूमिका है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो समाज के विकास में एक शिक्षक किस तरह से एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, उन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्री आलोक कुमार राय जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, जैसा कि विषय है, हम विषय पर जाएं उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, जो सामाजिक आधार है वो क्या होना चाहिए। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई शैक्षणिक संस्था का छात्र समाज से आता है और समाज के लिए ही उसका परिष्करण होता है। So the entire processing that takes place in the institution is to improve and augment the value of the student for greater good of the society. इसलिए संस्था यदि समाज से इतर विलग हो जाएगी, डिटैच्ड हो जाएगी, तो वो अपने सामाजिक दायित्वों और अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगी। इसलिए संस्था का समाज से एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद सोसाइटी इज इम्परेटिव, इज इनएविटेबल। और यदि हमको किसी शैक्षणिक संस्था को और शिक्षा को उसके उत्पाद अर्थात छात्र के माध्यम से समाज के व्यापक हित के संदर्भ में देखना है, तो हमको संस्थाओं को और शिक्षा को समाज के साथ इंटीग्रेट करना ही होगा। जी सर, जैसा कि विषय है कि समाज के विकास में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, तो एक शिक्षक जो है वो किस तरह से रोल मॉडल बन सकता है अपने स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, शिक्षक तो बहुत रूप में प्रभावित करता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो टीचिंग में आने के पहले आज मैं टीचर हूं और स्टूडेंट था मैं पहले, तो मुझे किसी टीचर ने यहाँ तक सिखाया कि बोर्ड कैसे साफ करते हैं, किसी टीचर ने ये बताया कि ज्ञान किस तरह से होना चाहिए, किसी ने शिक्षक ने हमको ये सिखाया कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इन द इंस्टीट्यूशन एंड इन द डिलीवरी ऑफ द क्लास कैसी होनी चाहिए, किसी ने ये बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एक स्टूडेंट के नाते हमने अपने शिक्षकों को एज रोल मॉडल देखा, और चाहे अनचाहे आज मेरे कंट्रीब्यूशन, मेरे रोल प्ले में एज टीचर उन सब का अलग अलग इम्पोर्टेंट रेलेवेंस रहा है। इसके इतर जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर पिछले कोरोना का जब फर्स्ट फेज़ आया, हम लोगों ने एक कम्युनिटी किचन चलाया। उस कम्युनिटी किचन का मूल आधार था समाज के लोग आगे आए और उन्होंने हमको कंट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारे शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। और उन सब लोगों ने आर्थिक योगदान किया, धन, समय, श्रम तीनों के साथ कंट्रीब्यूट किया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे हमारे अलुमनाई जो पूर्व छात्र थे वो उनसे प्रभावित होकर आगे आए, और किसी ने आलू दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने कुछ धन दिया, किसी ने तेल दिया, और वो देते रहे। और हम 2 महीने पूरा वो कम्युनिटी किचन अपना विश्वविद्यालय का चला पाए। तो अलग अलग रूप में शिक्षक प्रभावित करता है, और मैं कहूँगा द कंप्लीट मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल
उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, न सिर्फ उसके ज्ञान के माध्यम से बल्कि कॉन्डक्ट के माध्यम से भी। इसीलिए हम लोग एक बात करते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि बच्चा आपको हर समय ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपसे सीख रहा होता है और उसका सब्सीक्वेंट इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो पूरा फोकस हमारे टीचर के ऊपर होता है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है, उनकी पर्सनालिटी भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सर, जैसे कि आपने कोरोना काल की बात करी, तो पिछले 2 साल से हम पूरा विश्व ही इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारी दिक्कतें झेल रहा है और बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को जो है बंद कर दिया गया, ऑनलाइन स्टडीज़ का शुरुआत हुई। हालांकि अब कुछ जगहों पर स्कूल्स जो हैं खुल गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू हुई, क्या ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास संभव है या कुछ दिक्कतें आईं, क्या चुनौतियाँ रहीं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता फिजिकल एजुकेशन का या रियल एजुकेशन का, लेकिन क्योंकि किसी परिस्थिति विशेष की वजह से संस्था नहीं चल सकती है, फिजिकल क्लासेस नहीं चल सकती हैं, तो हम बच्चे को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते हैं। ये व्यवस्था आई जो किसी गैप को ब्रिज कर रही थी, किसी कमी को पूरा कर रही थी। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, 100% ना सही, 80% सही, किसी अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स और स्टूडेंट सेगमेंट्स के अंदर उसका अलग अलग रोल होगा। छोटे क्लास में मेरी छोटी बेटी है, उसकी ऑनलाइन क्लास होती जो ज़्यादातर उसकी मम्मी करती हैं। मेरा बेटा है जो अभी 9वीं क्लास में है, तो जब उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो वो अपनी खुद कर रहा था। मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ शिक्षा को, तो उसमें हम लोग जो देखते हैं उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। कुछ केसेस में आपको यहाँ तक बताऊँ कि टीचर्स ने हमसे कहा कि रेगुलर क्लास से ज़्यादा उपस्थिति उनके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हुई। घर पे बैठे हैं, बहुत बार टीचर स्टूडेंट की आपसी कम्युनिकेशन की वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि साहब क्लास रात में 9 बजे चलेगी जी। तो ये कन्वीनियंस इस जैसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ, जो अदरवाइज हम लोग लीडिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आइम्स वगैरह में देखते हैं कि वहाँ रात में 9 बजे से क्लास लग जाती है। तो ये सुविधा एक आई, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग नहीं हो सकती है। जब हम एक क्लास के अंदर आते हैं, फिजिकल क्लास के अंदर, तो हम न सिर्फ वो कंटेंट प्राप्त करते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक दिन में अगर 5 घंटे का क्लास इंटरेक्शन है, आपको लकड़ी की बेंच पे बैठना है और कॉमन टॉयलेट यूज़ करना है और बहुत अनफ्रेंडली लोगों के साथ भी दिन भर बैठना है। कुछ बोरिंग लेक्चर्स हो सकते हैं जो आपको उसको भी ये करना है। एक कभी खेलना है, कभी कैंटीन जाना है, कभी कुछ और लाइब्रेरी जाना है, कोई दूसरी एक्टिविटी करनी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन विधा में नहीं संभव हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एक टाइम था कि जब हम बहुत ज़्यादा सोशल थे, हम अपने चचा ताऊ इन सब से बहुत ज़्यादा घुले मिले थे। आजकल हालांकि फैमिली सिंगल रहने की वजह से उनका जो सोशल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और ऑनलाइन स्टडी में भी यही सब चीज़ें हैं कि बच्चे सोशल चीज़ों से, मतलब सामाजिक चीज़ों से बहुत दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जाहिर है कि सबके साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें अडॉप्ट भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा सर क्या चुनौतियाँ रहीं, मतलब टीचर्स के लिए? टीचर्स के लिए तो रही होंगी सबसे बड़ी चुनौती स्टूडेंट्स के लिए रही है, बिकॉज़ हम लोग जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बच्चे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, गाँवों से आते हैं, ऐसे तबके से आते हैं जहाँ स्मार्टफोन की दिक्कत है, जहाँ इंटरनेट की स्पीड की दिक्कत है, दूसरे एक इनकन्वीनियंस, मैंने फ़िज़िकल क्लास जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और अगर मैं आपके प्रोग्राम को मोबाइल पे देख रहा हूँ, तो ये दोनों को हम वो नहीं कर सकते। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर तरह के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, हर अनुभव के लोग आते हैं जो दूसरे को एक अनुभव देते हैं। सिर्फ क्लासरूम कंटेंट, क्लासरूम इज़ नॉट ओनली फॉर द कंटेंट, तो वो तो वैसे भी डिजिटल मीडिया में बहुत उपलब्ध है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा शुरुआती, जब मार्च में शुरू हुआ पिछले साल,
तब से ही हम लोगों ने पहले तो कंटेंट प्रिपेयर करके अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू किया। बाद में हमने अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया स्लेट, और उस पर क्लासेस ज़्यादातर शिफ्ट करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे बच्चा और टीचर उसके आदी हो रहे हैं। ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग शुरू हो रही है। जैसे किसी दिन आप फिज़िकल क्लास नहीं ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम चल रहा है हमारे यहाँ कैंपस के अंदर, तो वहाँ कुछ टीचर्स अपनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर क्लास ले रहे हैं। तो ये आज एक विकल्प इसने उपलब्ध कराया हमको। और जो रेजिस्टेंस था, बहुत सारे टीचर हमसे कहते हैं कि साहब इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना कंफर्टेबल हो पाएंगे। परिस्थितियों ने उनको सिखाया, और मुझे लगता है ये चीज़ स्टे करने वाली है एज एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। उस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में जो सपोर्ट करेगा पूरे सिस्टम को, उसमें ये रहेगी। जी सर, अच्छा एक और बहुत अहम चीज़ मेरे जहन में चल रही है कि आज के समय में हम देखते हैं, अगर हम पुराने समय से आज के समय को कंपेयर करें तो पहले जो गुरु हुआ करते थे वो तब एक संस्कार थे, स्टूडेंट्स के अंदर आते थे और गुरुओं के पैर छुआ करते थे। चीज़ें हल्के हल्के करके बहुत सारी बदली, क्योंकि आज के समय में टीचर्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। वो उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बच्चे कभी होता है कि बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में अपनी जो अहम जिम्मेदारी है, जो मुख्य आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निभा पाना कितना मुश्किल है, और क्या वो सही से उसको निर्वाहन हो पा रहा है? दो बातें हैं हमारे, एक यूनिवर्सिटी टीचर से हमारी एक्सपेक्टेशन और कॉलेज टीचर से हमारी एक्सपेक्टेशन। यूनिवर्सिटी टीचर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न सिर्फ टीचिंग कराए बल्कि रिसर्च भी करे, यानी नए ज्ञान का सृजन करे, और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, यानी जो हम ये मानते हैं कि जो बहुत श्रेष्ठ हैं अपनी विधा में, वो विश्वविद्यालय में उनको नौकरी मिल रही है, वो आ रहे हैं, वो पढ़ाई करें, छात्रों को साथ लेकर नए शोध, नया क्रिएशन ऑफ नॉलेज करें, उस नॉलेज का डिसेमिनेशन फॉर द सोसाइटल गुड करें, सामाजिक हित में, समाज के व्यापक हित में उसका इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ें, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कंसल्टेंसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे सरकार की रिपोर्ट्स वगैरह भी प्रिपेयर होती हैं। वी हैव गॉट सम वंडरफुल एक्सपर्ट्स इन रिस्पेक्टिव डोमेन एरिया। ये इतना दायित्व है उसका जी। तो मुझे लगता है कि इसमें छात्रों की हर स्तर पर भागीदारी उनको विकसित करती है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि यूनिवर्सिटी छात्रों के सिर्फ इंटेलेक्चुअल कोशंट को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके इमोशनल कोशंट, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इसी से आएगी, इमोशनल कोशंट और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोशंट को स्ट्रेंथन किया जाए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे IITs के अंदर, सर माफ़ी चाहूँगी आपको बीच में रोक रही हूँ, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा एक सेगमेंट और है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज़ादी के यादगार पन्ने, आइए जानते हैं कि क्या है इतिहास के कुछ खास पन्नों में। भारत की आजादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन देश के कुछ ऐसे अमर सपूत थे जो आजादी की इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। आजादी के यादगार पन्नों में वर्णित है ऐसा ही एक नाम, बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का, जिनका जन्म बलिया के एक गांव में 10 मई सन 1865 को हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसका विरोध बलिया में भी उठा, और ऐसा उठा कि इतिहास के पन्नों में बलिया जनपद बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया,
जो देखते ही देखते पूरे देश में गूंज उठा। 9 अगस्त को देश भर में बड़ी गिरफ्तारियां हो रही थीं, लेकिन इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था। बलिया जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन व हड़तालें शुरू हो गईं। तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने, सड़कों, थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने के काम में जनता जुट गई। चित्तू पांडे ने सन 1942 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के प्रति स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 19 अगस्त को चित्तू पांडे के नेतृत्व में अपार जनसमूह जिला मुख्यालय बलिया पहुंचा, जिसे देखकर वहां तैनात कलेक्टर घबरा गए और उन्होंने जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। उसी दिन जिले में विधिवत एक सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधान चित्तू पांडे बनाए गए। समस्त सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए गए और कुछ दिनों के लिए बलिया स्वतंत्र हो गया। उनके इस त्याग और बलिदान को स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। आज हम बात कर रहे हैं समाज के विकास में शिक्षक की भूमिका, और हमारे साथ में हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आलोक कुमार राय जी। सर, बहुत सारी बातें आपसे जानने का मौका मिला है, लेकिन हम आपसे और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और सामाजिक विकास को लेकर क्या खास है उसमें। नई शिक्षा नीति एक कालजयी नीति है जो हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को और हमारे छात्र को नई व्यवस्था और नई दुनिया के लिए तैयार कर रही है। सोसाइटी हाईली डायनेमिक है। आजकल एक टर्म आपने सुना होगा, इंडस्ट्री 4.0। आप देखें, आप अपना स्टूडियो देखें तो चीज़ें कितनी डिजिटलाइज्ड हैं, कितनी ऑटोमेटेड हैं। फिर अभी हम बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोग मोबाइल पे आपको देख रहे होंगे, आप अपना सेलफोन चेक करेंगी, घर का हालचाल भी ले लेंगी, मोबाइल से ही अपने घर का एसी भी चला सकती हैं। बिल्कुल। तो दुनिया बदली तकनीक की वजह से, और इंडस्ट्री 4.0 ने हमारे समाज को चौथे चरण में डाला। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो छात्र है यही उसका ग्राहक है और यही उसका उत्पाद है। ये शिक्षा क्षेत्र की एक बड़ी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम समाज से ही छात्र पाते हैं और समाज के लिए ही छात्र को तैयार करते हैं। इसके लिए एजुकेशन को इस नई दुनिया के लिए, इस नई व्यवस्था के लिए, इस नए समाज के लिए तैयार करना है। इसके लिए नई शिक्षा नीति बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में आई। मैं बहुत प्राउडली ये स्टेट करूं यहाँ पे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन शायद पूरे हिंदुस्तान के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के रूप में इम्प्लीमेंट किया। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम लोगों ने बिल्कुल इन कंप्लायंस, इन लेटर एंड स्पिरिट, इन कंप्लायंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमने अपना पूरा करिकुलम और पूरा पीजी प्रोग्राम रीस्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ तक कि हमारे 20-21 सत्र में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, कुछ बच्चे अब हमारे पास आ रहे हैं कि साहब हमको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दीजिए, हम निकल के जाना चाहते हैं, अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जो फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट रिजुविनेशन ऑफ आर एकेडमिक्स वो हम लोगों ने कर लिया। अपना डीलिट का प्रोग्राम, अपना पीएचडी का प्रोग्राम, ये सारा हम लोगों ने कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने करी है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज़ को समाज से के साथ जोड़ रहे हैं और उद्योग के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि बच्चा जिस समाज से आ रहा है, जिस समाज में वापस जाएगा, उस समाज के लिए उसकी उपादेयता बनी रहे। बिल्कुल। तो जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
हमको मान लीजिए बच्चा आता है जिसका वैल्यू कोशेंट है से 60 जी। और हमने उसमें अगर 10, 15, 20 का नेट बेसिस पॉइंट का एडिशन नहीं किया तो एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम अपने ऑब्जेक्टिव में डिफीट होते हैं। तो हम वो वैल्यू एडिशन कितना कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ज़्यादा फोकस है वैल्यू एडिशन ऑन द न्यूमरेटर साइड रादर देन डिनोमिनेटर साइड। बिल्कुल। माने वैल्यू आप दो तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो न्यूमरेटर को बढ़ाएं या डिनोमिनेटर को श्रिंक करें। बिल्कुल। तो नई शिक्षा नीति ज़्यादा बात कर रही है कि न्यूमरेटर को बढ़ाएं, बेनिफिट्स उस छात्र से जो समाज को, उद्योग को मिल सकता है उसको बढ़ाया जाए। तो ज़्यादातर विश्वविद्यालय इस समय इस कार्य में संलग्न हैं कि वो न्यूमरेटर को बढ़ाएं, बच्चे को इतना, जैसे वोकेशनल प्रोग्राम्स का एडिशन है, को करिकुलर एक्टिविटी, सो दैट उसका, मैं ब्रेक के पहले आपसे यही बात कह रहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कोशिश की कि न सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट बढ़े बल्कि इमोशनल क्वोशेंट बढ़े। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप समाज में जाते हैं, वर्किंग दुनिया में जाते हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा, IITs के अंदर भी आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय विषय बना हुआ है। तो स्पिरिचुअल क्वोशेंट छात्रों का बढ़े, इसके लिए भी हम लोगों ने, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में हमने एक हैप्पी थिंकिंग लैब बनाई है। अभी अफगानिस्तान की जो क्राइसिस आई तो हमारे जितने छात्र अफगानिस्तान के थे, हम लोगों ने उनको योग भी शुरू कराया, उनको हैप्पी थिंकिंग लैब में उनका सेशंस कराते हैं, सो दैट अंदर से उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। बिल्कुल। और ये नई शिक्षा नीति में एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, सो दैट जो बच्चे हम निकाल रहे हैं वो उनका सस्टेन्ड सर्वाइवल इंश्योर हो सके। जी सर, वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम चाहेंगे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहते हो अपने अनुभव के ज़रिए से, तो वो ज़रूर दें, हम चाहेंगे। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज जहाँ हैं, स्पेशली एज शिक्षक, हमको ईश्वर ने इतनी कृपा दी कि हमको एक अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा बौद्धिक स्वास्थ्य दिया, एक अच्छे परिवार में पैदा किया, हमको शिक्षा का अवसर मिला। तो जब हमको इतना कुछ उस समाज ने दिया तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को दें, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। इससे ही हम राष्ट्र की और समाज की सही सेवा कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी अच्छी बातें बहुत ही सरल तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमारी खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी है, आप अपने गुरुओं से जो ले रहे हैं उसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें और पॉजिटिव चीज़ें ही अडॉप्ट करें और उसको समाज तक फैलाएं, क्योंकि सारे गुरुओं की, सारे माता पिता हों चाहे वो हमारे गुरु हों, उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन तक हम सकारात्मक चीज़ें पहुंचा सकें और वो पॉजिटिव बने और वही पॉजिटिव एनर्जी वो पूरे समाज में फैलाएं। क्योंकि सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खुल चुके हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, हालांकि पेरेंट्स थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन एक्साइटमेंट और डरे रहने से कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि कोरोना का जो ख़तरा है वो टला नहीं है। तो आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को भेजिए, लेकिन उनकी सेफ्टी के साथ में याद रखें, सैनिटाइज़र और हैंड मास्क को बच्चों के साथ में ज़रूर आप दें उन्हें, उनके साथ हैंड अपना मास्क ज़रूर लगाएं और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो आप, मुझे पता है, सही तरह से निभाएंगे ही। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए है आपसे इजाज़त लेते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।